नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मोदी सरकार ने आज अपने 7 साल पूरे कर लिए। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के चौथे ऐसे पीएम बन गए हैं जिन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है और देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं जिन्होंने कार्यकाल के 7 साल पूरे किए। इस दौरान बीते वर्षों में उन्होंने कई मील के पत्थर पार किए, लेकिन मौजूदा समय और आने वाला समय कितनी चुनौतियां समेटे हुए हैं, ये सब देख रहे हैं। सत्ता के 7वें साल पर भारतीय राजनीति का पुराना इतिहास भी कुछ कहता है। मौजूदा हालात नए नए अनुमान लगा रहे हैं। फिलहाल मोदी सरकार के 7 साल कई लिहाज से महत्वपूर्ण बन चुके हैं, ये देश का मिजाज बता रहा है। इन बीते 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया। अच्छे दिनों से शुरू हुआ नारा आत्मनिर्भर भारत तक आ गया। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। ये जनधन अकाउंट मैंने खोला था तब गरीबों को भी पता नहीं था। जनधन खातों को खोलने का अभियान जन जन वैक्सीन तक आ गया। वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। शैली बदल गई, संवाद बदल गया, प्राथमिकताएं बदल गईं। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 7वें साल की देहरी को पार करके सरकार 8वें साल में प्रवेश कर गई, लेकिन अब तक कितने ही हालात बदल चुके हैं। कोरोना महामारी के रूप में इतनी बड़ी परीक्षा तो लगातार चल रही है। ये तो एक ऐसा संकट है जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया है। कितने ही लोगों ने अपनों को खोया है। बड़े बड़े देश भी इसकी तबाही से बच नहीं सके हैं। इस वैश्विक महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने पहली वेव में भी पूरे हौसले के साथ लड़ाई लड़ी थी। इस बार भी वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत विजयी होगा। 2 गज की दूरी, मास्क से जुड़े नियम हो या फिर वैक्सीन, हमें ढिलाई नहीं करनी है। यही हमारी जीत का रास्ता है। 7 साल की उपलब्धियां हैं। साथियों, इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है, देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सबको गर्व होता है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष प्रधान सेवक के रूप में आज पूरे हुए हैं और हम सब लोग यह भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देश को जो इन 7 वर्षों में मजबूती प्रदान की है वह उल्लेखनीय भी है और सच में देश को दुनिया में स्थापित करते हुए भारत के नाम को आगे बढ़ाना, इस काम को बखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य संभव हो पाया। तो 7वें साल के बाद कुछ सवाल भी हैं। ये है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आता है। जो लोग आपदा के इस समय में राजनीति करके देश की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं, ये वास्तव में मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने कोरोना के बारे में हमेशा गैर जिम्मेदाराना बयान दिए? कभी कहा लॉकडाउन क्यों लगाया, जब उठाया तो लॉकडाउन क्यों उठाया, फिर कहा कि ये दवाई कैसी है, इसकी जरूरत क्या है। 7 साल की कामयाबियां हैं। कितने ही लोग देश को धन्यवाद देते हैं कि 70 साल बाद उनके गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। उनके बेटे बेटियां उजाले में, पंखे में बैठ करके पढ़ रहे हैं। कितने ही लोग कहते हैं कि हमारा भी गांव अब पक्की सड़क से
शहर से जुड़ गया है, कहीं कोई बैंक खाता खोलने की खुशी साझा करता है, तो कोई अलग अलग योजनाओं की मदद से जब नया रोजगार शुरू करता है तो उस खुशी में मुझे भी आमंत्रित करता है। तो 7वें साल से आगे कई कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जैसे एक सामूहिक अभियान बन गई है, वैसी ही वैक्सीनेशन को भी हमें सामूहिक जिम्मेदारी बनाना। 7 साल पूरे होने पर कुछ संकल्प हैं। संकल्प यही है कि मध्य प्रदेश का कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने का हमारा जो मॉडल है वो अब ऐसा हो कि जिसके कारण हम संक्रमण भी रोक पाएं और आर्थिक गतिविधियां भी चालू रख के जनजीवन को सामान्य बना पाएं। जहां सफलताएं होती हैं वहां परीक्षाएं भी होती हैं। इन 7 सालों में हमने साथ मिलकर ही कई कठिन परीक्षाएं भी दी है और हर बार हम सभी मजबूत होकर निकले हैं। तो आने वाले दिनों के नए संघर्ष भी हैं। संयोग कहें, विडंबना कहें या समय की बात कि भारतीय राजनीति का इतिहास 7 साल से अधिक समय तक रहे प्रधानमंत्रियों के लिए 7वें साल में मुश्किलों के वो दौर लेकर आया जिनसे उबरना फिर आसान नहीं हुआ। उस दौर से नेहरू भी गुजरे, इंदिरा भी, मनमोहन भी, प्रधानमंत्री मोदी 7वें साल में कमोवेश वैसी ही परिस्थिति में खड़े। कार्यकाल के 7वें साल में प्रवेश के साथ प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौतियां जिस रूप में सामने आना शुरू हुई, उनकी कल्पना कोई पहले से नहीं कर सकता था। अब जबकि 7वां साल पूरा भी हो चुका है, चुनौतियां रोज बढ़ती जाती हैं, दूर तक कठिनाइयां दिखती हैं और दूर तक सवाल सुनाई देते हैं। अरे कई अपनों को हमसे छीना है। अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। संवेदनाओं ने व्याकुल किया तो आंखें छलक आई। अभियानों में शरीक होने के जन आह्वान सांत्वनाओं में बदल गए, लेकिन संक्रमण किसी ऐसे तूफान की तरह टकराया जिसमें इंतजामों के सारे तटबंध टूट गए। रह गए तो सवाल। प्रधानमंत्री जी, आज तो ये बता दीजिए ना कि आपने हमारी वैक्सीन, बच्चों की वैक्सीन, हिंदुस्तान की वैक्सीन, कोरोना की दूसरी लहर और पहली लहर के बीच में आपने दूसरे देशों को बेचकर पूंजीपतियों की तिजोरी क्यों भर दी? विपक्ष के लोग देश के मनोबल को कोरोना काल में तोड़ना चाहते। कोरोना से एक मजबूत लड़ाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, लेकिन अब विपक्ष का काम हो गया है लोगों में वहम पहुंचाओ, डर पहुंचाओ। वैक्सीन के बारे में पिछले सप्ताह पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा इसका पूरा खाका दिया है। तो ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। चीन की चालबाजियों का भरपूर मुकाबला किया है, लेकिन अभी भी पड़ोसी की चालबाजियों पर निगरानी करनी पड़ रही है। अभी जो फोर्सेस तैनात हैं बॉर्डर पे LAC के ऊपर या LC के ऊपर, वो काफी तादाद में है और कोई भी अगर एक्शन होता है, एक्टिविटी होता है, तो उसका सामना करने के लिए वो काफी। जब हम देखते हैं कि भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। ये
वो मुश्किलें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता के 7वें साल की वर्षगांठ के साथ एक एक करके जुड़ती चली गई। लेकिन बीते साल से इस साल तक स्थितियां काफी बदली सी लगती हैं। इसी कोरोना प्रबंधन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल दुनिया में मिसाल बने थे। आगे अब कोई बढ़े नहीं, इसकी चिंता जरूर करनी होगी, कोई नई गड़बड़ न हो। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले, ये हम मान के चले। इतना बड़ा देश, दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। पर कोरोना की दूसरी लहर ने उसी प्रबंधन को निशाने पर रख दिया है। भारत ने 6 महीने की देरी कर दी। आज से 6 महीने पहले दुनिया के कई देशों ने अपने लोगों को व्यापक स्तर पे वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया था। हमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने लोगों को वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को भेजनी चालू कर दी। भारत आज वैक्सीनेशन के मामले में 20 करोड़ वैक्सीन देकर आज दूसरे नंबर पर है। तो सबसे तेज और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला दूसरा देश है। देश में वैक्सीन को लेके बहुत कंफ्यूजन हो गया। वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कोई मंत्री कह रहा है दिसंबर तक सबको वैक्सीन लग जाएगी। वैक्सीन के सेंटर्स कहां हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कहीं वैक्सीन मिल रही है, ज्यादातर जगह नहीं मिल रही है। भारत सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आज वैक्सीन उपलब्ध है, लोगों को लगाया जा रहा है और इसके लिए व्यवस्था की जा रही है, एक रोड मैप बनाया जा रहा है। आने वाले समय में हमारी कंपनीज आगे बढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही हैं। सब लोगों को इजाज़त दी है, लगभग 19 कंपनियों को आगे चल करके इजाज़त दी जाएगी। सभी लोग इस वैक्सीन को, अब उनको इजाज़त दी जा रही है, वो सब लोग मिल करके वैक्सीन बनाएंगे और बना रहे हैं। उसका रोड मैप बहुत अच्छे तरीके से नीति आयोग के वक्तव्य में रखा गया है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में संक्रमण कई गुना ज्यादा था, 30 से 50 गुना अधिक था। और अचानक ये सारी चीजें हुई, लेकिन आज आप देख रहे होंगे सारी चीजें अपने सामान्य स्थिति में आ रही हैं और कोरोना की सेकेंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करते हुए जनजीवन को सामान्य स्थिति को लाने का प्रयास किया जा रहा है। 7वें साल की शुरुआत में अर्थव्यवस्था का सवाल मिला। साल भर जान और जहान पर सवाल उठते रहे। कुछ बेहतरी की उम्मीद थी, लेकिन अर्थव्यवस्था का सवाल ही रहा। बेरोजगारी की दर सवाल है, रोजगार का सृजन सवाल। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह से कोरोना के बाद अराजकता फैली है वो कायम है। लोगों की मांगे बहुत ही कम होती है। सबको अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला नहीं बनना है देश में, बस रोजगार चाहिए ठीक से। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि आर्थिक मंदी के काले बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं। यह 73 साल में देश की सबसे कमजोर सरकार साबित हुई है। साफ है साथियों कि देश 7 सालों की मोदी सरकार की निर्मित बदहाली को भुगत रहा है। एक तरफ उन्होंने विकास को नई गति और दिशा दी है, वहीं दूसरी ओर जन कल्याण की अनेकों योजनाएं बनाकर समाज के हर वर्ग की जिंदगी बदलने का काम उन्होंने किया है। कोरोना संक्रमण के विकट समय में एक मुख्यमंत्री के नाते मैंने सदैव उनसे मार्गदर्शन पाया। चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है।
प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 8वें साल में प्रवेश की नींव 7वें साल के कुछ उन फैसलों पर भी टिकी है जो आने वाले दिनों में हमेशा मिसाल के तौर पर याद किए जाएंगे। एक तरफ कोरोना से जूझती दुनिया के साथ भारत का संघर्ष जारी था, दूसरी तरफ वो लगातार दुश्मन देशों को जवाब दे। चीन ने चालबाजी का मोर्चा खोल रखा था, लद्दाख पर उसकी बुरी नजर थी। भारत कोरोना के संकट से निपटने के रोज रास्ते खोज रहा था। चीन ने मक्कारियों के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। गलवान घाटी चीन की कुटिलता और भारतीय शौर्य की गवाह बनी। भारत की सेनाओं ने चीन की नाकाबंदी की और तब प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रंटलाइन वॉरियर की भूमिका संभाली। चीन की विस्तारवादी मंशा और भारतीय शौर्य पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की सारी योजनाओं को एक साथ जवाब मिला और करारा जवाब मिला। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। चीन वापस लौटा, लेकिन उसकी चुनौती अब भी कम नहीं हुई है। कुछ मोर्चे शांत जरूर हैं, लेकिन अंदर अंदर अभी काफी उथल पुथल जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का 7वां साल पाकिस्तान के साथ संबंधों की समीक्षा और उसको दी गई सजा के तौर पर भी याद रखा जाएगा। कोरोना के समय में जब हर देश अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए परेशान था, पाकिस्तान ने सीजफायर उल्लंघन का हर पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसने अकेले 2020 में 5133 बार सीजफायर उल्लंघन किया। अगर आप दीवारों पर देखें तो आपको उस पूरे निशान आप देख सकते हैं, वो पूरे शेलिंग के निशान आप देख सकते हैं। एक एक जगह पर जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं वो दर्ज है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी और वो छूट हर पाकिस्तानी हरकत के बाद उसकी उड़ती चौकियों और बंकरों की शक्ल में दुनिया के सामने आई। जिसने घुसपैठ की वो मारा गया, जिसने सीमा समझौता उल्लंघन करने की कोशिश की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। हमारी भूमि पर लड़ाई लड़ना, वो तो लड़ते ही और मजबूती से लड़ेंगे, परंतु जहां टेररिज्म की जड़ है वहां उनके घर में घुसकर इनके दिल दहलाने वाले हमले करने का काम एक फरवरी 2021 में डीजीएमओ स्तर पर सीमा समझौते के पालन का संकल्प पाकिस्तान ने दोहराया। तब से अब तक सरहद खामोश है और ये एक मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी निर्वाचित सरकारों के मुखिया के तौर पर सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले पहले राजनेता हैं, यानी पहले 12 साल सीएम और फिर पीएम। ये रिकॉर्ड भी उन्होंने 7वें साल के कार्यकाल में ही हासिल कर लिया था। लेकिन इन रिकॉर्ड्स के अलावा विश्व मानचित्र पर जो धमक उनके नाम के बीते सालों में सुनाई दी, वो भी अपने आप में एक मिसाल बनी। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में ये 7 बरस मील के पत्थर के रूप में सदैव याद किए जाए। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा सीधे जनता से कनेक्ट हो जाने की रही है। कोरोना की दूसरी लहर में वो ताकत सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। कोशिशें फिर से जन समर्थन की शक्ति को एकजुट करने की। शोहरतों का पुराना समय कब लौटेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन 7 साल के आकलन में महाशक्ति अमेरिका की दोस्ती की तस्वीरें भी याद आएंगी। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप। ये वो आखिरी राजनीतिक उत्सव था जिसे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे विशाल लोकतंत्र ने एक साथ मनाया। अहमदाबाद से दिल्ली तक प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति नजर आई। इंडिया यूएसए रिलेशंस आर नो लॉन्गर जस्ट अनदर पार्टनरशिप. It is
ये फार ग्रेटर एंड क्लोजर रिलेशनशिप। इन बीते 7 सालों में ही पीएम मोदी ने इजरायल के साथ भारत के रिश्तों का नया अध्याय शुरू किया। तब दुनिया ने कूटनीति का करिश्मा देखा था, वो करिश्मा जो संकट के समय मदद बनकर अब तक काम आ रहा है। चीन के साथ संबंध सुधारने की पहल का सिलसिला गुजरात के साबरमती फ्रंट से बीजिंग और बीजिंग से महाबलीपुरम तक आया। हालांकि चीन के साथ ऐसी कूटनीति की रणनीति अभी रंग नहीं ला पाई है। डोकलाम से लेकर गलवान तक का विश्वासघात चीन करता रहा है। अमेरिका में बसे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन अमेरिका के मैडिसन स्क्वायर से लेकर ऑस्ट्रेलिया की रॉकस्टार वाली छवि तक काफी कुछ इन बीते 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी को याद आता होगा। तब तो और जब उनकी विदेश नीति, कूटनीति और रणनीति को लेकर ही इस समय विपक्ष सबसे ज्यादा आक्रामक है। वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया। आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। भारत ने 2 वैक्सीन तैयार करने का काम किया और एक भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन, ये तो भारत में ही शोध हुआ जिसका। तो ये जब कोवैक्सीन आई तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? उस पर आशंकाएं तैयार कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, वो नहीं देना चाहिए ऐसा प्रचार कर रहे थे। और कोवैक्सीन के बारे में जनता के मन में एक संशय पैदा करके, और इनके एक साथी ने तो कहा ये मोदी वैक्सीन है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते अगर शुरू का द्वंद्व एक तरफ रख दिया जाए तो उस पूरे समय को मिला लें और प्रधानमंत्री रहते 7 साल को मिला लें तो ये समझा जा सकता है कि मौजूदा समय हर लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण बन चुका है। एक बड़ी उम्मीद से जो काम उन्होंने शुरू किया वो जमीन पे दिख रहा है। तो अगर कोरोना की महामारी ना आई होती तो बहुत सी चीजें और आगे निकल गई होती। लेकिन जो सपने नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए देखे हैं, देश की जनता का आशीर्वाद है, उनकी दुआएं हैं कि वो अपने महबूब रहनुमा नरेंद्र मोदी जी को पूरी सहयोग के साथ जनता उनके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह हुए हैं जो 7 साल से अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन संयोग कहिए या भारतीय राजनीति की गति कि 7वें साल की चुनौती का सामना सबको करना पड़ा। आमतौर पर वैवाहिक रिश्तों में 7वें साल की खटपट को अंग्रेजी मान्यताओं में 7 ईयर इच कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र में इसे नेता और जनता के बीच रिश्ते के तौर पर माना जाता है। राजनीति में छवि, निर्णय और समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। विचारधाराओं के बदलाव ने सत्ता के मन और मिजाज को भी बार बार बदला, लेकिन बीते कई दशकों की राजनीति में एक ऐसा मोड़ भी स्थापित हो चुका है जहां से आगे कहानी और किरदार दोनों की कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं। वो मोड़ है सत्ता के 7वें साल का मोड़। प्रधानमंत्री मोदी उसी मोड़ से होकर गुजर रहे हैं। खुश नहीं है किसान सरकार से, विरोध दर्ज करवाकर आगे की रूपरेखा बना देंगे। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। 7वें साल में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन का त्याग देश से मांगा था, देश ने तत्काल दिया। लेकिन 8वें साल के पहले सप्ताह तक वैक्सीनेशन को टीका उत्सव की तरह मनाने की अपील भी पहले सा असर नहीं दिखा पाई। सवाल मन में आना लाजमी है कि क्या यह सत्ता के 7वें साल का सिंड्रोम है जिसने नेहरू, इंदिरा, मनमोहन किसी को नहीं बख्शा? और क्या अब यही 7वां साल प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहा है? सियासत में संयोग होते हैं
और 7वें साल का ये प्रभाव संयोग या मिथक भी हो सकता है, लेकिन इसको लेकर एक अवधारणा पहले से कायम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 1952 के प्रथम लोकसभा चुनावों के बाद वो चयनित से चुने हुए प्रधानमंत्री बने और आईआईटी, बांध, एम्स, स्टील कारखाने जैसे संस्थानों के निर्माण के साथ देश के शिल्पी कहलाए। गुटनिरपेक्ष नीति ने उन्हें विश्व में अलग सम्मान दिलाया। 7वें साल के आते आते चीन के साथ विवाद और फिर दलाई लामा का शरणार्थी बनकर आने के साथ ही उनकी मुश्किलें और मानसिक तनाव बढ़ता गया। इसकी परिणति 1962 के युद्ध के तौर पर देश ने देखी। एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद राजनीतिक और सामाजिक तौर पर इंदिरा गांधी ने जो निर्णय लिए वो आज भी भारत की राजनीति और इतिहास में पत्थर की लकीर जैसे। गरीबी हटाओ का नारा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पाकिस्तान को पराजय के साथ बांग्लादेश का निर्माण जैसे फैसले उसमें शामिल। लेकिन 7वें साल के साथ ही 1973 से स्थितियां पलटती गईं। पहले छात्र आंदोलन भड़के, फिर जेपी आंदोलन, विपक्ष की एकता के साथ राजनीतिक चुनौतियां मिलने लगी। 1975 में आपातकाल जैसे निर्णय ने बुरा असर डाला। इंदिरा गांधी को कुर्सी तक गंवानी पड़ी। वो बाद में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी जरूर, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार का निर्णय उनके साथ जुड़ गया और उनकी हत्या कर दी। नेहरू गांधी परिवार की राजनीति के बाद मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 10 साल तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। मनरेगा, न्यूक्लियर डील और उदारीकरण जैसे बड़े निर्णय उन्होंने लिए, लेकिन सत्ता के 7वें साल के असर ने उनका भी पीछा नहीं छोड़ा। कार्यालय के 7वें साल में प्रवेश करते ही 2011 में लोकपाल बिल को लेकर अन्ना आंदोलन से उनकी मुश्किलें शुरू हो गई। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, निर्भया कांड के बाद उठे सवाल, पाकिस्तान के हमलों पर उनकी प्रतिक्रिया को लेकर हमलावर विपक्ष, मंत्रियों पर आरोप, सब उनकी छवि पर असर डालते चले गए। प्रधानमंत्री मोदी भी इसी समय राष्ट्रीय राजनीति में उभरे और तेजी से अपनी जगह बनाते चले गए। मनमोहन सिंह और कांग्रेस समेत यूपीए सत्ता से बाहर हो गया। प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने विदेश नीति, कूटनीति, अर्थनीति के लिहाज से तेजी से फैसले लेने शुरू किए। मौजूदा समय कठिनाइयां जरूर दर्ज कर रहा है, लेकिन बीते 7 साल में कई बड़ी उपलब्धियां प्रधानमंत्री मोदी के नाम से भारतीय इतिहास में दर्ज रहेंगी। एक झलक 7 साल के उनके 7 बड़े फैसलों पर। झेलम से चेनाब तक कितना कुछ बदला इन 7 सालों में। जो कटीले तार के नीचे घुसपैठिए आए वो जमीन में गाड़ दिए गए, जो सरहदें कूद कर आए वो भून दिए गए, जिन्होंने कायरता से उड़ी और पुलवामा किया उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से मिला। शांति के दूत भारत की तरफ से यह आतंक के खिलाफ क्रांति थी। भारत की कार्रवाई से घबराया पाकिस्तान सीज फायर के लिए मजबूर हुआ और पहली बार ऐसा भी है कि सरहद पर गोली नहीं चल रही। वो लोग सोचते थे कि आतंकवाद, ये आतंकी हमले, ये बम धमाके, ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। इसी सोच की वजह से बम धमाके होते गए, आतंकी हमलों में लोग मरते गए, भारत मां लहूलुहान होती गई। बातें बहुत हुई, भाषण बहुत हुए, लेकिन जब हमारी सेनाएं एक्शन के लिए कहती तो उन्हें मना कर दिया जाता, टाल दिया जाता। आज युवा सोच है, युवा मन के साथ देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है।
62 की धौंस लेकर चीन कितना कुछ करना चाहता था। भारत ने 2020 में उसे बता दिया कि ये दौर नया है। ये शौर्य का नवजागरण था जब आंख में आंख डाले भारत तना खड़ा रहा। गलवान जैसी हरकत की तो मुंहतोड़ जवाब मिला। देखो चीनी वाले डर के भाग रहे। आर्थिक रूप से भारत ने चीन के खिलाफ खुले फैसले किए। आखिर उसे पीछे हटना पड़ा। दूसरी लहर में भले भारत की प्राथमिकताएं जान और जहान पर ज्यादा केंद्रित हुई हैं, लेकिन चीन के लिए जवाब आज भी तैयार है। You are aware, like many of our friendly countries, India also faces threats and challenges emanating from multiple fronts. India is a victim of state-sponsored and state-inflicted terrorism, which is now a global threat. We have long witnessed unfortunate attempts to employ force to change status quo along our unresolved border. India is vigilant and prepared to counter and defeat any misadventure to defend our people and the territorial integrity at all costs. मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 7 दशकों से आग की किरकिरी थी धारा 370। राजनीतिक विमर्श के तौर पर भारत को ब्लैकमेल करने का टूल किट बन चुका था। 7 मिनट से भी कम लगे ये बताने में कि धारा 370 अब अतीत है। उसके बाद कश्मीर जिस रास्ते पर चला है वो वही है जो किताबों में कश्मीर की पुरातन सभ्यता का वर्णन करता है। इन 7 वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। साथियों, क्या आपने सोचा है ये सब काम जो दशकों में भी नहीं हो सके, इन 7 सालों में कैसे हुए? ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन 7 सालों में हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम किया। जैसे रह रहे थे हम, आज भी हम वैसे ही हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज की। बस अपनी भेड़ बकरियां पाल रहे हैं, आराम से बैठे हैं। तो फिर हमारे लिए सब खुशियां इंशाल्लाह आएंगी, जरूर आएंगी, उम्मीद है सर। न्याय से हमें खुशी है। देखिए, सियासत तो होती है, इलेक्शन आया, हम जीत गए, कोई हार गया, लेकिन क्या हम इस मुल्क के मुस्लिम समाज के बेटियों के साथ खड़े नहीं हो सकते? क्या इस पर भी हम सियासत करेंगे? क्या कि जो शाहबानों की कहानी थी 1986 की, वही चलेगी 2019 में? क्या ये बड़े सवाल हमने सदन में उठाया है। दूसरे कार्यकाल के सबसे शुरुआती दिनों में इस प्रथा को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। इसको लेकर बहुत बहस हुई, सामाजिक संघर्ष की बातें हुई, लेकिन आखिरकार 3 तलाक के खिलाफ कानून आज देश की सच्चाई है। नागरिकता संशोधन कानून बनाना मोदी सरकार के फैसलों में सबसे बोल्ड फैसले के तौर पर माना जाएगा। विरोध प्रदर्शनों ने भूचाल ला दिया, लेकिन सरकार अपने निर्णय पर अडिग रही। जल्द ही कानून लागू कराने की बात सामने है। ये मेरे सिख भाई, हिंदू भाई, बौद्ध भाई जो वहां से भाग कर आए, उनको नागरिकता देने का एक कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। जनधन खाते, उज्ज्वला गैस, घर घर बिजली, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना जैसे फैसले सरकार को दूर दराज गांव देहात से जोड़ते गए, जिसका फायदा अधिकांश चुनावों में मिला। साइलेंट वोटर अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है
जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया है। कोरोना की पहली लहर में ही जब कारोबार पर संकट के साथ चीन की धमकियां सामने आई, तो देश के मनोबल को उठाने के लिए प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर के साथ आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और इसका असर वोकल फॉर लोकल के तौर पर दुनिया में दर्ज होना शुरू हुआ। दूसरी लहर में हालात बदले, जिनका असर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा है। 8वां साल शुरू है, चुनौतियां सामने। छवि, कार्यप्रणाली और निर्णय के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी के लिए 8वां साल बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यही साल ये भी तय करेगा कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति और विकास की दिशा कैसी होगी। चुनौतियां नए रूप में प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रही हैं। पार्टी बंगाल में सारी ताकत लगाने के बाद भी हार गई और इसी हार के साथ उसे 2022 में उत्तर प्रदेश चुनावों में उतरना है। हाल में ही पंचायत चुनावों ने पार्टी को नई रणनीति बनाने पर मजबूर किया है। प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से बड़ी जिम्मेदारी होगी। कोरोना के चलते दुनिया की सीमाएं बंद हैं, कूटनीति प्रभावित हो रही है। तुर्की, पाकिस्तान जैसे बनते समीकरण, अमेरिका में नया प्रशासन, ये सब प्रधानमंत्री मोदी को नए सिरे से विदेश नीति बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें ये भी तेजी से करना होगा। ये ठीक है कि पुराने संबंधों के चलते भारत पर विपदा आई तो दुनिया भर के देशों से मदद आई, लेकिन इससे भारत की वैश्विक छवि को धक्का भी पहुंचा है। वो रिपेयर करना प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं में होगा। कोविड काल की दूसरी लहर ने देश के आर्थिक सामाजिक ढांचे को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। सांस सांस को तड़पे देश ने ऑक्सीजन के एक एक कतरे के लिए निष्ठाएं और सोच बदली है। विपक्ष पहले से ही कहीं अधिक हमलावर हुआ है। हर कदम मुश्किलों से भरा होगा। सारी कहानी जनता के विश्वास पर टिकी है। प्रधानमंत्री मोदी को वहीं से नई शुरुआत करनी है। विपक्षी चुनौतियों को सीढ़ी बनाकर प्रधानमंत्री मोदी सत्ता के खेल में यहां तक आ गए, लेकिन आगे सीढ़ियां नहीं, चुनौतियों के पहाड़ नजर आ रहे हैं, जिन्हें उन्हें पार करना होगा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।